अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। थैंक यू सो मच जावेद फॉर आस्किंग मुझे। अच्छा जी, अब अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द करंट अफेयर्स, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द पाकिस्तान अफेयर्स एंड ऑब्वियसली पोल साइंस के लिए तो है ही। ये डिफरेंट डायमेंशंस में आपसे पूछा जा सकता है। पहली डायमेंशन जो इस टॉपिक की बनेगी दैट इज कि जी पाकिस्तान में एवोल्यूशन ऑफ फेडरेशन को एक्सप्लेन करें। फर्दर वो आपसे 18th अमेंडमेंट के बारे में पूछ सकते हैं इसी तनाजुर में। फर्दर वो आपसे सेंटर प्रोविंस राइवलरी के बारे में पूछ सकते हैं, या वो आपसे डायरेक्ट इश्यूज ऑफ फेडरेशन भी पूछ सकता है, या वो आपसे पूछ सकता है कि एनएफसी अवार्ड के तनाजुर में सेंटर और प्रोविंसेस के आपस में हालात कैसे हैं, या राइवलरी है, ये अभी तक अनडिजॉल्व्ड है, क्या वजूहात हैं। ये पॉसिबिलिटीज इस टॉपिक की बन सकती है। या वो आपको कह दे कि जी 18th अमेंडमेंट इज अनदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर पाकिस्तान। तो आज हम इस कंप्लीट टॉपिक को डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि ये तमाम जितने सवाल हैं और जितनी पॉसिबिलिटीज हैं इन तमाम को मैं आज के टॉपिक में एड्रेस कर दूं। डेटा आपके पास होगा, डायमेंशंस आपके पास होंगी, हेडिंग्स आपके पास होंगी। हम लोग एक चीज को बिल्कुल ही प्रॉपर लेकर चलेंगे। उसमें फिर फर्दर आपका एनालिसिस है, उसमें फिर फर्दर आपने किस तरह से क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है जी। सबसे पहली हेडिंग को देखते हैं कि जी एवोल्यूशन ऑफ फेडरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुई कैसे। अच्छा, फेडरेशन है क्या? फेडरेशन है क्या? फेडरेशन ऐसी सोर्स है जिसमें आपके जो प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनमस होते हैं और आपका सेंटर जो है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की जो मिसाल है वो ये है कि आपने अपनी पावर को डेलीगेट कर दिया towards the units, towards the provinces, towards the states. You have made your provinces, your states, or your units autonomous. ब्यूटी ऑफ फेडरेशन ही यही है कि आपके प्रोविंसेस खुद मुख्तार हों। हाँ, बाइंडिंग फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए और कुछ ऐसी पावर्स जो आपने अपने पास रखनी है आप बिल्कुल रखें, लेकिन मैक्सिमम पावर्स डेवलूट होंगी, डेलीगेट होंगी टुवर्ड्स योर यूनिट्स। अब आइडियल फेडरेशन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास आइडियल फेडरेशन जी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। सेंटर इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्टेट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है फेडरेशन की वो थोड़ी सी डोलड्रम्स पे रही है, थोड़ी सी डार्क रही है। एक एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। याद रहे कि हमने जब इंडियन एक्ट 1935 को अडॉप्ट किया राइट आफ्टर द पार्टीशन, तो हमने तब से कह दिया कि जी पाकिस्तान विल ऑलवेज बी अ फेडरेशन, इट ऑलवेज हैज बीन अ फेडरेशन। दो यूनिट्स थे जी हमारे पास, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर हमने फॉर्मली इस चीज को एडॉप्ट कर लिया। हमने तीन मेजर लिस्ट्स में डिवीजन की। लिस्ट्स का मतलब क्या है बच्चे, या सब्जेक्ट ऑफ लिस्ट का मतलब क्या है कि पावर्स कौन एक्सरसाइज करेगा।
तो एक तो हमने लिस्ट बनाई फेडरल, जो कि आपके सेंटर के पास होगी। दूसरी हमने बनाई जी प्रोविंशियल, जो कि आपके प्रोविंसेस के पास होगी। तीसरी हमने बनाई जी कंकरेंट, जिस पर दोनों प्रोविंसेस भी और फेडरेशन दोनों, फेडरल गवर्नमेंट दोनों लॉ मेकिंग कर सकते हैं जॉइंट। लेकिन बोलबाला किसका होगा इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट? वो हमेशा सेंटर का होगा। अब हमारे पास जो फेडरेशन का इशू 1956 में सामने आया वो ये था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक हाईली सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। कहने को तो फेडरेशन उन्होंने कह दिया, लेकिन पावर्स सारी की सारी सेंटर में वेस्टेड थी। पावर्स की कंसेंट्रेशन सेंटर में वेस्टेड थी। जितनी भी इंपॉर्टेंट पावर्स थी वो तमाम सेंटर ने संभाली हुई थी। क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली तमाम पावर्स सेंटर के पास। तो बच्चे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के ना फिर दो प्री रेक्विजिट्स हैं। इस चीज को जरा नोट करें, जरा मार्कर से ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है ना? एक सेकेंड। स्ट्रॉन्ग फेडरेशन होती क्या है? स्ट्रॉन्ग फेडरेशन में हमारे पास दो प्री रेक्विजिट्स आते हैं। एक होती है जी हमारे पास वर्टिकल हार्मनी, और एक हमारे पास होती है जी हॉरिजॉन्टल हार्मनी। वर्टिकल हार्मनी से मुराद ये है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट के आपके सूबों के साथ ताल्लुकात अगर अच्छे हैं तो इट मींस के वर्टिकल हार्मनी ऑब्जर्व हो रही है। आई रिपीट, अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के ताल्लुकात अच्छे हैं, दे आर इन गुड रिलेशंस, the units and the federal government is in a good relation, that it means that the federation is strong, it has the vertical harmony. दूसरा प्रीरेक्विजिट इसका ये है कि न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के प्रोविंसेस के साथ हालात बेहतर बल्कि इंटर प्रोविंशियल हार्मनी का होना भी जरूरी है। ए बी सी डी ये चार प्रोविंसेस हैं, इनके भी आपस में हालात अच्छे होना एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की गवाही देते हैं। जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हार्मनी एब्सेंट है, आपस में ताल्लुकात ना सूबों की बन रही है, ना सेंटर के साथ बन रही है, ना आपस में बन रही है, इट मींस कि ये फेडरेशन क्या है जी, वीक है। अनफॉर्चुनेटली 1956 में हमने विटनेस किया कि एक वीक फेडरेशन थी। व्हाई? बिकॉज देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल हार्मनी। ठीक हो गया बच्चे? दोनों एब्सेंट थी। अब इश्यूज क्या थे हमारे 1956 में इश्यूज विद फेडरेशन? सबसे पहला इशू, इन द कॉन्स्टिट्यूशन there was no principle of parity, absence of principle of parity। principle of parity क्या होता है जी? बराबरी का उसूल। आपकी रिप्रेजेंटेशन वाइज, आपके रिसोर्सेज वाइज, आपकी पॉपुलेशन वाइज, जब आपको प्रॉपर दो हिस्सों में इक्विटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की जाए, आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तब आप कहेंगे कि जी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का उसूल अब हमें जो है तो मटेरियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर नहीं हो रहा, इट मींस दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, जो हमने ऑब्जर्व किया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। बच्चे इसी वजह से रिजर्वेशन टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द वेस्ट, बोथ टुवर्ड्स द सेंटर भी थी एंड टुवर्ड्स ईच अदर भी थी। ना हम उनको ज्यादा उगल रहे थे, ना वो हमें ज्यादा। तो मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी पे बात आ गई कि जी हमें बराबरी के उसूल पे चलाए ना। आप तो हमें, हमारी आबादी ज्यादा है, आप हमें रिप्रेजेंटेशन दें। वेस्ट वालों को ये बात पसंद नहीं आती थी। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी तो थी नहीं, पहला मसला। दूसरा मसला कि हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन थी जी। तीसरा मसला, हमने बनाया क्या? यूनिकैमरल लेजिस्लेशन। हमने एक कंप्लीट
यूनिट को कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी। Pakistan should have been a bicameral legislation so that the Senate and the House, National Assembly, both should have the equal representation of both the provinces. कहते थे हमें ईस्ट वाले, हमने नहीं किया। ठीक है जी, कोई अपर हाउस नहीं था हमारे पास। Fourth issue with the federation of that time was, of course, language. नेशनल लैंग्वेज का इशू था। ईस्ट पाकिस्तान wanted Bengali as the national language, whereas West Pakistan wanted Urdu as a national language. And then fifth issue was the Islamic nature. हमारे पास जो सेकुलर फोर्सेस मौजूद थी, उन्होंने साफ कह दिया था, we cannot run wild on Islam. We are critical about the involvement of Islam. तो इस पे आप लोग जरा सोचें, इस पे आप लोग क्या करें कि एक सेकुलर स्टेट बना दे। और हमने कहा कि नहीं, हम तो हासिल ही इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को करके लाए, किस तरह से बना दे। Now these 5 issues were there, तो इसकी वजह से हमारी जो फेडरेशन थी वो बड़ी थी 1956 की। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी साजदा, जल्दी जल्दी से। अब हम चलते हैं आगे। 56 में हमारी जो एवोल्यूशन हुई वो थोड़ी सी डोल ड्रम्स पे हुई। अच्छा जी, तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके क्या इश्यूज थे? प्यारे बच्चों, आप लोग जब 1956 के लिखोगे इश्यूज, तो ऑलमोस्ट सेम इश्यूज 1962 के भी थे। हाँ, लिस्ट्स जो हैं, जो पावर्स हैं, उनको इस तरह से डिवाइड किया गया कि जी एक लिस्ट बना दी गई फेडरल लिस्ट और एक लिस्ट बना दी गई प्रोविंशियल लिस्ट। लेकिन यहां पर भी फेडरल लिस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज ऑफ द हाईली सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज दैट ही वाज हैविंग। तो ईस्ट और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में स्टिल वही मसले चल रहे थे। व्हाई इट वाज आल्सो अ वीक फेडरेशन? आप लोग सेम इश्यूज यहां पर भी लिखोगे, कुछ नहीं बदला था। हमारे पास पहला इशू प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का था, यहां पर भी था, इट डिडंट चेंज। हमारे पास दूसरा इशू जो है तो वो हमारी रिप्रेजेंटेशन का था, यहां पर भी था। हमारी लैंग्वेज का था, वो यहां पर भी था। हमारे इस्लामिक नेचर का था, रिलीजन का था, वो यहां पर भी था। और फिर हमारे जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वो यहां पर। लेकिन जैसे ही 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है तो हमें चीजें थोड़ी तब्दील होती हुई नजर आती हैं। ये एवोल्यूशन एक वाकई एवोल्यूशनरी स्टेप था टुवर्ड्स द फेडरेशन, क्योंकि हमने ना विटनेस कर लिया कि जी पाकिस्तान को 4 सूबों में डिवाइड कर दिया गया। केपी के मतलब उस वक्त का एनडब्ल्यूएफपी, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। हमने रेजिडुअल पावर्स प्रोविंसेस को दे दी, लेकिन फिर भी हमारे पास जो सेंटर था, जो फेडरेशन थी, इट वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। हाँ, वैसे सेंट्रलाइज नहीं थी जैसे 1956 और 1962 में रही हैं, क्योंकि हम एक सबक सीख चुके थे। सबक क्या सीखा हमने? कि जी हमसे एक कंप्लीट पार्ट 1971 में बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज अलग हो चुका है। अब जो इश्यूज थे वो काफी हद तक खत्म हो चुके थे। पहला इशू था जी हमारा लैंग्वेज का, बंगाल हमसे दूर हुआ, तो हमने क्या किया जी, हमने यस वो उन्होंने फिर बेसिक डेमोक्रेसीज के थ्रू जो है तो अपने लिए कंप्लीट गेम बनाई थी, और उसके थ्रू फिर जो है तो उन्होंने अपनी पावर को एक्सक्रीट करने के लिए अपने ही बंदे बिठाए थे, ताकि जी मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी पावर, मेरी अथॉरिटी क्वेश्चन ना हो। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि बनवाया भी उन्हीं लोगों ने वोट किया फिर, जो उनके एक फेवरेट क्लास थी, क्लास ऑफ पीयर्स थी। ठीक है, लैंग्वेज का इशू कंप्लीट हो गया जी, फिनिश हो गया। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। सॉरी, ऑफिशियल हमारी इंग्लिश है, नेशनल हमारी उर्दू। रिलीजन का मसला हल हो गया जी, वी बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी का इशू भी कुछ हद तक खत्म हो चुका था, मतलब एड्रेस हो चुका था। मेन जो इशू था
That was power. Smaller provinces like Balochistan and NWFP had reservations about the centralized federation. They had the reservations about the provincial autonomy. अब यहां हमें थोड़ा शऊर आया कि भाई ये हम पास्ट में तो हमें पागल बनाया गया है। अगर आप एक फेडरल स्टेट डिक्लेयर कर रहे हो, जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दी है, तो आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दो ना। आपने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी। अब जी 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 2010 तक हमने अपने आप को रखा चुप। रिजर्वेशंस भी थी, इश्यूज भी थे, फिस्कल इश्यूज भी थे, रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज भी थे, लेकिन हमने उन रिजर्वेशंस को आवाज जरूर उठाई, लेकिन उनको एड्रेस एज सच नहीं किया गया। हाँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाया गया कि जी ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, ये इस्टेब्लिश किया गया है टू स्ट्रेंथन द फेडरेशन। इट विल रिजॉल्व all the vertical and the horizontal conflicts. हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट से मेरी मुराद ये है बच्चे, जो सूबों की आपस में नहीं बनती। ये है जी केपी, ये है जी पंजाब। हमारे आपस में हेट्रेड ही नहीं खत्म होती। ईस्ट वाले हमसे चले गए अलहदा होके, हम ही आपस में मसलों को नहीं सुलझा पा रहे। हमें इनका जो मेन इशू था इस वक्त, वो था ही ये कि जी आपने रिसोर्सेस, पंजाब खा जाता है। ठीक है, हम तो यही कहते थे ना, पंजाब खा जाता है। अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए हमने जो पहला स्टेप उठाया, अब पाकिस्तान की तारीख में जो मेजर फ्रेमवर्क, मेजर कंट्रीब्यूशन है इन ग्रेवियंसेस को दूर करने के लिए, इन इश्यूज को दूर करने के लिए, इन इख्तियारात को एड्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, वो फिर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ 18th अमेंडमेंट आता है। 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो हमने कवर किया। सेंटर और प्रोविंसेस के जो वर्किंग रिलेशंस हैं, हमने उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश विद द हेल्प ऑफ दिस अमेंडमेंट की है। रियल सेंस में हमने सस्टेनिंग मूव उठाया है। आपने जब भी 18th अमेंडमेंट पे सवाल आएगा, आपने हमेशा इसको ग्लोरीफाई करना है, आपने हमेशा इसको बैक करना है, आपने हमेशा इसको डिफेंड करना है। ठीक है जी। तो 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया ऐसा कि हम इसको एक माइलस्टोन कहते हैं, हम इसको एक बैलेंसिंग फैक्टर कहते हैं प्रोविंसेस और हमारे सेंटर में। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी जल्दी से। इज द स्क्रीनशॉट डन प्लीज? क्वेश्चंस होल्ड करके रखें, मैं एंड पे आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। 18th अमेंडमेंट में कुछ इस तरह के प्रोविजंस इंप्रूव किए गए जिसके थ्रू हमारी जो फेडरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया। याद रहे, फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि सेंटर वीक होगा, प्रोविंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। बहुत से बच्चे आज दिन तक इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि मैम स्ट्रॉन्ग फेडरेशन का तो मतलब ये है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, ब्यूटी ही यही है, एसेंस ही यही है कि ज्यादा पावर्स, ऑटोनॉमी आपके प्रोविंसेस एंजॉय करेंगे, तब आप स्ट्रॉन्ग फेडरेशन खिलाएंगे। तो वो कौन से प्रोविजंस हैं जिनको बरूए कार लाकर ये अमेंडमेंट की गई? आर्टिकल 1112 डील करता है कि जी जो आपकी कंकरेंट लिस्ट थी ना, जिस पर आपका सेंटर और आपके प्रोविंसेस दोनों
लॉ मेकिंग कर सकते थे, हमने जी इसको कर दिया खत्म। हमने कहा ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, प्रोविंसेस लॉज बना रहे होते हैं, सेंटर भी उस पर लॉ बना देता है और फिर ओवरऑल सेंटर की मानी जाती है, तो प्रोविंसेस की लॉ मेकिंग या प्रोविंसेस की मानी नहीं जाएगी। हमने क्या कर दिया, हमने इस वर्किंग रिलेशनशिप को डिक्टेशन से, कौन डिक्टेट करता था जी पहले, सेंटर डिक्टेट करता था, हमने डिक्टेशन से हटा दिया और हमने क्या कर दिया, हमने ऑटोनमस बना दिया। हमने प्रोविंसेस को ये पावर दे दी कि जी ये जो लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, ये अब अबॉलिश हो चुकी है, अब डायरेक्ट प्रोविंशियल पावर्स हैं जो एक्सरसाइज होंगी। फर्दर हमने एक मल्टी लेयर्ड गवर्नमेंट बना दी। मल्टी लेयर्ड गवर्नमेंट से क्या मुराद है बच्चे, कि जो पावर्स है ना वो एक हायरार्कल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो, फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल, प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट्स। स्ट्रेंथन करने के लिए, किसी भी मुल्क के सूबों को स्ट्रेंथन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यूके का हमने पढ़ा कल, तो हमें पता चला। The article that deals with strengthening the local government is Article 140। याद रखिएगा, मार्कर से लिखते जाएं, एग्जामिनर को लिख कर देंगे, वो खुश होगा। फिर जी हमने एक और चीज, हमने आर्टिकल 160 और 161 में एनएफसी का जिक्र किया, नेशनल फाइनेंस कमीशन का, कि हम प्रोविंसेस को जो आज दिन तक फंडिंग करते आ रहे थे, जो आज दिन तक शेयर्स देते आ रहे थे, अब ये शेयर्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। बिफोर 18th अमेंडमेंट, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना है, अगर आप प्रोविंसेस की लैंड यूज कर रहे हो, अगर आप उनके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो आपको रॉयल्टी मिलती थी कि जी हाँ आप बादशाह हैं, लेकिन फायदा तो हमने लेना है। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को ओनरशिप मिल गई, इनका प्रॉपर शेयर मिलना शुरू हो गया। आर्टिकल 172 हमें बताता है कि जी प्रोविंसेस हैव बीन गिवन द को ओनरशिप ऑफ प्रोविंस एंड दे हैव बीन एम्पावर्ड इन सच वे। थर्ड जो सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया जी, वो ये था, मैं बताती हूँ अभी, ये मैं आगे फिर से भी एक दफा आप लोगों को कैटेगोरिकली जब एनएफसी करेंगे ना, मैं उसमें भी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? अभी फिलहाल सुने, मुझे टोके मत प्लीज बीच में। मजीद 18th अमेंडमेंट से क्या हुआ जी, पहले क्या होता था कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एक रूलिंग पार्टी है फर्ज करें, और जो आपकी प्रोविंसेस में पार्टी बैठी हुई है वो दूसरी पार्टी है, मतलब XYZ पार्टी है। अब होता क्या था कि जब दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स दो जगहों पर सर्व कर रही हैं, दो लेवल्स पर सर्व कर रही हैं, तो इनमें जो गवर्नर होता था, ही यूज्ड टू बी वेरी अथॉरिटेटिव। क्योंकि गवर्नर साहब कहां से आते थे जी, गवर्नर साहब आते थे फेडरल गवर्नमेंट से। इन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी होती है, डायरेक्ट नेशनल लेवल पर जाकर असेंबली को खत्म कर देते, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देते। हमारे सीएम साहब के पास ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। उन्होंने कहा भी मैं मेजॉरिटी पार्टी, अपने प्रोविंस की मेजॉरिटी पार्टी से चुना हुआ एक नुमाइंदा हूं, और मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमने 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविजन ऐड कर दी कि अगर गवर्नर साहब ने इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो आप उसी सूबे की रिस्पेक्टिव असेंबली के पास जाएंगे और वहां पर जाकर ये मैंडेटरी बना दिया कि वहां पर जाकर आप अपनी ये इमरजेंसी डिक्लेरेशन की बात को डिस्कस करें। ना सिर्फ ये किया, बल्कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई तभी गई ना कि जी कॉमन इंटरेस्ट प्रोविंसेस के सेंटर के क्या मसले हैं, उनमें ये चीज ऐड कर दी कि 3 महीनों में एक दफा मीटिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर प्लस 4 चीफ मिनिस्टर्स हर एक सूबे के ये आपस में मिलेंगे। अब चाहे प्राइम मिनिस्टर अलैदा पार्टी के हों, चीफ मिनिस्टर्स अलैदा पार्टी के हों, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम ये एक स्टेप ले रहे हैं।
और ये आपस में मिलेंगे और ये आपस में अपनी ग्रीवियंसेस शेयर करेंगे। तो जी ये हमने क्या किया, ये तो हमने 18th अमेंडमेंट के थ्रू ना अपना एक स्टेप उठा लिया था। हमने कहा कि जी हम उन ग्रीवियंसेस को एड्रेस कर दें जो हमारे पास 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी रह चुकी। अब अगर हम आपसे पूछे कि जी सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता ही हमारे पास फाइनेंसेस का है, इस पर आपकी क्या राय है? यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें। थर्ड पेज है। अब देखें डाटा आप लोगों के पास वही डाटा होगा, हर टॉपिक में मैं डिफरेंट डिफरेंट करवा रही हूँ। नाउ इट इज टोटली योर कॉल, हाउ डू यू एड्रेस इट। ठीक है, सेंटर प्रोविंस रिलेशंस, थोड़ा सा आप लोग 18th अमेंडमेंट का बता दोगे, थोड़ा सा आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दोगे, या चलें मैं ना टॉपिक खत्म होता है तो मैं आपको फिर बताती हूँ हेडिंग्स भी। आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि पाकिस्तान शुड बी अ फेडरल रिपब्लिक। ठीक है जी, मान गए। हमने इन सेंटर और प्रोविंस के रिलेशंस को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जब दी तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया जी नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग करनी थी, हमने फिस्कल ट्रांसफर करना था फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंस एंड फ्रॉम among the provinces also। किसी भी स्टेट को अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है, रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। सेंटर और प्रोविंसेस मिलकर टैक्सेस, स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, इन तमाम चीजों को एक कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू लेकर जाते हैं। आसान अल्फाज में हमने एक डिविजिबल पूल क्रिएट किया। डिविजिबल पूल में हमने अपना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखा और हमने अपना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन रखा। मतलब सेंटर से प्रोविंस और अमंग द प्रोविंसेस हमने इस डिविजिबल पूल को डिवाइड किया। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल हार्मनी को याद करें, मैंने क्या बताया आपस में। ठीक है जी, अब इससे हम डिटरमिन ये करेंगे कि कितना शेयर कितना जाएगा सूबों के पास और सेंटर के पास कितना रहेगा। रीसेंट जो हमारे पास एनएफसी आया है दैट इज 7th एनएफसी अवार्ड, अभी तक 8th नहीं आया। ठीक है जी, हम लोगों ने 7 एनएफसी अवार्ड्स टू एड्रेस दिस फिस्कल इशू ऑफ प्रोविंसेस एंड सेंटर इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। वो आपसे पीछे नहीं पूछेगा लेकिन वो आपसे 7th अवार्ड पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लें। हमने 7th एनएफसी अवार्ड जब इंट्रोड्यूस करवाया तो हमने इसमें 4 मेजर डिसीजंस लिए। हमने 4 मेजर डिसीजंस लिए। सबसे पहला डिसीजन हमने, देखिए बच्चे बाजमात तो आपने वैसे भी नहीं पढ़नी, वो तो हो चुकी है बाजमात 1:30 बजे। तो अब मैं आपको देती हूँ ब्रेक, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दें प्लीज, क्योंकि ये टॉपिक बीच में रह जाएगा, मेरा मोमेंटम टूट जाएगा। इसलिए बीच में मत करें मैसेज के मैम नमाज नमाज नमाज, आप बाजमात पढ़नी थी, अब वो तो आप नहीं पढ़ सकते हो ना। तो वैसे भी हम 150 155 को लेते हैं ब्रेक। अब थोड़ा सा आप ठहर जाए, मुझे ये कंप्लीट टॉपिक करने दें पहले। 7th एनएफसी अवार्ड में हमने 4 मेजर डिसीजंस लिए। पहला डिसीजन कि जी 1% ऑफ टोटल टैक्स indivisible pool will go to KP to compensate terrorism। एक चीज। दूसरी चीज, rest of the 99% will be distributed as such that center will get 42.5% and the provinces will get 57.5%। इंक्रीज कर दिया। ये जो हमने अपने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी तो हमने उनका फेडरल शेयर ऑफ फाइनेंसेस भी इंक्रीज कर दिया।
थर्ड, हमने फिर मेजर क्राइटेरिया बनाया कि जी पॉपुलेशन के पास 82% जाएगा, पोवर्टी गरीबी को खत्म करने के लिए 10.3% जाएगा, टैक्स कलेक्शन 5%, और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि जी अनऑक्यूपाइड एरियाज थे, अब उनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई है, तो इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट्स की को लेकर अगर वहां पर हमने कुछ भी करना है तो उसके लिए हम कितने रख रहे हैं जी, ये लिख लें, इनवर्सली पॉपुलेटेड एरियाज के लिए हमने रखने हैं जी 2.7%। फोर्थ फिर जो मेजर डिसीजन था वो ये था कि जी अगर बलूचिस्तान का, देखें हम ग्रेवियंसेस को एड्रेस कर रहे हैं ना, बलूचिस्तान को ग्रेवियंस थी कि भाई मेरा क्या, आबादी बेशक कम हो, रकबा मेरा इतना ज्यादा, चीजें मैंने अलहदा संभालनी, टेररिज्म को मैंने अलहदा कॉम्बैट करना, बॉर्डर्स मेरे अलहदा यूज कर रहे हो। RS 83 बिलियन, अगर शेयर ऑफ बलूचिस्तान इज बिलो दिस अमाउंट तो सेंटर कंपेंसेट करेगा। ये दावे हम कर चुके थे अपने NFC अवार्ड। आपसे वो पूछ ले कि जी इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज NFC अवार्ड, तो आपने सीधा सीधा लिख लेना है कि जी हम चाहते थे कि हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ट हो जाए, हम चाहते थे कि जी हम रीएड्रेस कर दें उन तमाम ग्रेवियंसेस को जो हमारे प्रोविंसेस की आपस में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हमें लगता था कि जी पंजाब की वजह से बलूचिस्तान को सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो हमने इस चीज को रीएड्रेस करने के लिए इस NFC अवार्ड को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जी हम चाहते थे फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, हम चाहते थे कि हमारी जो प्रोविंसेस हैं वो खुद स्पेंड करें ना। आगे अब मैं बताती हूँ 18th अमेंडमेंट के तनाजुर में बताऊंगी, इसी टॉपिक को लेकर चल के बताती हूँ कि किस तरह से। और फोर्थ फिर ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है उसकी ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए हमने ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स किया है। तो जी 18th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर सेंटर प्रोविंस पर रिलेशंस पर सवाल आ जाता है तो अब आप 18th अमेंडमेंट को पीछे भी और अभी भी किस तरह से लेकर चलोगे। सर थोड़ी सी जो डेवलपमेंट्स मजीद थी जो इस टॉपिक से रिलेटेड अब हैं, मैंने वो करवानी है, वो पहले सुनिए। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी जल्दी से, फटाफट साजदा, ये रहता है अभी टॉपिक। हमने 18th अमेंडमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, वो तो मैंने जनरल बताया ना, 18th अमेंडमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशंस जब लिखोगे तो किस तरह से, अब ये देखिए हमने क्या किया, इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कुछ प्रोविजंस पास करवाए। बातें वही होनी है लेकिन अब थोड़ी सी कैटेगोरिकली होनी है। फर्स्ट प्रोविजन जी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आपका आर्टिकल 142 डील्स विद इट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से मेरी मुराद ये है कि जो आपके प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनॉमस हो गए, आपके जो सेंटर हैं उनकी पावर एक्सरसाइज करने की ताकत कम हो गई। हाँ, लेकिन बच्चे एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में हमने क्या किया जी, हमने कहा ऑन सर्टेन सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बदमाश बन गए, on certain subjects you can make laws, the center can make laws and they will be applicable to all। अब all से मुराद आपके 4 सूबे, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉरेन पॉलिसी सेंटर की प्रोविंसेस की सेम होगी, अलहदा नहीं होगी। आपकी डिफेंस पॉलिसी सेंटर की प्रोविंसेस की सेम होगी। आपका रेलवे
आपके कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट है, सबने उसको मानना है। आपके पोर्ट्स, गवादर, जितने वहां पर आपकी रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट सेंटर उस पर जो है तो अपनी बदमाशी बता सकता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं कि जी मेरे सूबे में आ रहा है तरबेला डैम, तो मैं तो नहीं देता यहाँ पर किसी को भी और बिजली, मैं अपने सूबे को दूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, रिकॉग्नाइज करेगा तमाम उन यूनिवर्सिटीज को जो डिफरेंट प्रोविंसेस में प्रेजेंट। अब ये वो लिस्ट है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिस पर मैक्सिमम पावर्स क्या है, सेंटर की और प्रोविंसेस की सेम है। ये अलग नहीं हो सकती, ये चेंज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन जितनी फिर बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने ऑटोनॉमी दे दी ना, वो फिर प्रोविंसेस को दे दी गई, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि टूरिज्म, जैसे कि ड्रग्स एंड मेडिसिन, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हाउसिंग। दूसरा जो प्रोविजन ऐड किया हमने, वो ये ऐड किया कि जी डेज ऑफ सेनेट, हमारे पास भी 100 सेनेटर्स, ठीक है, डेज ऑफ सेनेट वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 90 टू 110। आर्टिकल 61 ये कहता है कि जी अब पहले 90 दिन सेनेट के इजलास होते थे, अब कितने दिन होंगे, 110 दिन होंगे, ताकि सेंट्रल प्रोविंसेस के आपस में रिलेशंस बेहतर बनाए जा सके। थर्ड बड़ा प्रोविजन, local governments were made mandatory। मल्टीपल लेयर गवर्नमेंट्स का मैंने आपको पीछे भी बताया, आर्टिकल 140A डील्स विथ कि जी आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको मैंडेटरी बना दिया गया हर सूबे में। अब आपने लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही चलाना है नीचे वाला हिसाब किताब। और फिर जो बेसिक प्रोविजन, दैट इज प्रोविंशियल शेयर was determined under NFC अवार्ड। अगर बदलना है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, इस अमेंडमेंट को एज अ होल चेंज करने पड़ेगा। NFC अवार्ड में जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई नहीं 42 और 57, अब इसमें अगर चेंजेस लानी है तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। और मैं इतना बता दूं आपको कि ये जो NFC अवार्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये हर NFC अवार्ड के बाद सेंटर का शेयर कम होगा और प्रोविंसेस का ज्यादा होगा। ये एक बदमाशी की है हमने, ठीक है जी। आर्टिकल 160 डील्स विद द NFC अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चे, दिस इज the whole 18th amendment that took place in context of center province relation in the context of NFC award. Now what are the challenges? ठीक है, पढ़ लिया, 18th amendment बहुत बड़ा माइलस्टोन था, पीछे भी पढ़ा, यहां भी पढ़ लिया, हमने तो बड़ी चीजों को कवर कर दिया इसमें। हमने तो उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को टिक कर दिया जो प्रोविंसेस को इश्यूज थे। फिर भी आज क्यों सेंट्रल प्रोविंस राइवलरी चल रही है, फिर भी आज क्यों हमारी जो फेडरेशन है उसके इश्यूज चल रहे हैं, फिर भी क्यों NFC अवार्ड को चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स हैव बीन मेड मैंडेटरी। इट्स MANDATORY, मैंडेटरी, लाजमी। स्क्रीनशॉट डन करें जी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ सेंटर एंड प्रोविंसेस। इस टॉपिक को जो स्मार्ट वर्क होता है वो यही होता है कि आप एक ही दफा कवर करो और एक ही दफा में आप सारी चीजों को टच डाउन कर लो। अलग अलग करोगे तो फिर आप लोग इसमें खुद ही कंफ्यूज हो गए, ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद द फेडरेशन, what are the challenges between the center and provinces, और what are the challenges in the context of NFC award, तीनों के सेम। अच्छा जी, सबसे पहला तो जो चैलेंज है ना हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो ये है
कि लो फिस्कल स्पेस विद फेडरल गवर्नमेंट है। अमेंडमेंट पास तो हमने कर ली, लेकिन हमारे सेंटर के पास आईएमएफ के लोन्स भी चुकाने हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पर भी काम करना है, डिफेंस भी इन्होंने संभाला हुआ है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी इन्होंने करने हैं। और टोटल ओवरऑल बजट कितना है जी? 42.5%, जबकि प्रोविंसेस को तो परवाह ही नहीं है। वो अपने 57.5% लेकर दे आर एंजॉइंग, दे आर नॉट एट ऑल कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। लेकिन हमने ये सील कर दिया था कि जी ये प्रोविंसेस का जो बजट है ये ज्यादा होगा, और ये मजीद ज्यादा होता जाएगा। 8th एनएफसी अवार्ड आएगा तो आप देखेंगे ये मजीद ज्यादा हो जाएगा, ये कम नहीं होगा। कम किसका होगा? सेंटर का होगा। अब सेंटर को सबसे बड़ी रिजर्वेशन ये आ गई है कि भाई ठीक है, ये जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली थी उसके बाद के हालात तो देखे ना। आपके डिफेंस बजट पर, आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स पर सेंटर पैसे दे रहे हैं, कोई प्रोविंस इस चीज में किसी तरह की अमल दखल नहीं कर रहा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो हमारे पास तो ये इशू बन गया ना, हम कहां से दें? हम बस लेते ही रहेंगे फिर लोन्स, जो आजकल हम ले रहे हैं। सेकंड बड़ा इशू, lack of capacity and governance capability। प्रोग्रेस करने के लिए आपको एक साथ चलना पड़ता है। जब सेंटर ने इतने इकदामात कर लिए, जब सेंटर ने आपको 142 आर्टिकल में कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी, तो भाई आप भी तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी गवर्नेंस को, अपनी कैपेबिलिटी में रहते हुए इस प्रोग्रेस को तकरीबन इतना ले जाओ कि कोई सेंटर को ग्रेवियंस ना रहे। देन देयर इज नॉन एग्जिस्टेंट effort by provinces to increase their own share of taxes। आपके पास एग्रीकल्चर एक सूबे में चली गई, आपके पास बहुत से ऐसी चीजें जो एक सूबा अगर उस पर अपनी एफर्ट्स करे तो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। आपने डिवॉल्व इसलिए की पावर कि जी आप अपने अपने, अब यूके में क्या होता है, मैंने आप लोगों को जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ाया तो मैंने आप लोगों को टैक्सेस इम्पोजिशन पढ़ाई। मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग क्यों चल रहा है, क्योंकि भाई उनको ये इजाजत दी हुई है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये कोई कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाला तो सिस्टम है ही नहीं। सेंटर को फिर सबसे बड़ा मसला ये है ना कि भाई पावर भी इंजॉय कर रहे हो, टैक्सेस भी ले रहे हो, लेकिन आप ये देखो कि कोई एफर्ट नहीं हो रही है। पीपल आर डिस्गाइज्ड इन द टैक्सेस। ठीक है जी, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट वर्क टू कलेक्ट एनी टैक्स। आपने फाइलर नॉन फाइलर की जब आप स्टैट्स देखते हो तो आपको समझ आ जाता है, कोई प्रिकॉशंस फेयर कलेक्शन के लिए नहीं ली गई है प्रोविंसेस की। देन देयर इज एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म। ये हेडिंग्स आपको कहीं से नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं पूरी पूरी लिख रही हूं। ओवर एलोकेशन ऑफ फंड्स, कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी मशीनरी नहीं क्रिएट की गई जो आपके एलोकेशन ऑफ फंड्स को मॉनिटर कर सके। यहां आप मेंशन करें कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके में मॉनिटरिंग बॉडीज कितनी ज्यादा है, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं है इसीलिए तो मिसट्रस्ट क्रिएट होता है, सेंटर और प्रोविंसेस के झगड़े होते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, बैड टेस्ट क्रिएट करते हैं। हमारे पास कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ हुआ। फिफ्थ इशू, एब्सेंस ऑफ फंक्शनल लोकल गवर्नमेंट्स। कहीं देखा है आपने कि लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल हो? 18th अमेंडमेंट का तो जो विजन था वो गवर्नमेंट को लोगों के क्लोज लाने का था, लेकिन डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स भी हो रही है प्रॉपरली। लोगों को वो फंक्शनल जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वो नहीं नजर आती। हम आज भी उन्हीं नदी नालियों पे रो रहे हैं सैलाब आते हुए, जिन पर हम पहले रो रहे थे 2010 से लेकर आज दिन तक, जिसका ये मुंह बोलता सबूत है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारी फंड्स है ये लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर नहीं हो रही।
हमें इनगल्फिंग दीज फंड्स नजर आते हैं, खाते हुए लोग नजर आते हैं, लगाते हुए कोई नहीं नजर आता। One of the other issue between the center and provinces is the loose organizational structure of NFC. इंट्रोड्यूस कर तो चुके हैं हम, लेकिन हमारे पास तो इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है। हमने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को कभी भी एक्टिव नहीं देखा, हमने कोई प्रॉपर एक्सपर्ट को नहीं देखा। बच्चे जब टेक्नोक्रेट्स आते हैं ना, तो टेक्नोक्रेट्स जो कि इंडिया ने किया है, हमने पॉलिटिशियंस को ही अपनी जगह पर बिठाया हुआ, हमें लगता है इसाक डार आके हमारे मुल्क को इस कीचड़ से निकाल देंगे जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। जब टेक्नोक्रेट्स आते हैं, जब फंक्शनली स्पेशलाइज्ड लोग आते हैं, जब आपके इकोनॉमिस्ट्स आते हैं, वो फिर आपके लिए जिस तरह के इकदाम करते हैं, दैट थिंग इज डिफरेंट। जब आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए और उन्हीं मुआहदों पर जाते हो और उन्हीं नैरेटिव्स पर जाते हो जो आपके पार्टी के हैं, यू लिटरली इग्नोर व्हाट एनएफसी's ट्रू एसेंस इज, तो फिर हमारे पास क्या होता है जी? फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लूज होता है, और आज इंडिया कहां पर है और आज हम कहां पर हैं। ठीक है जी। फिर मजीद हमने ये भी देखा है कि जो एक्चुअल कॉमन प्रैक्टिस है उसमें डिलेड पेमेंट्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएफसी। हमने विटनेस किया है कि डिलेड कॉमन इंटरेस्ट के जो सेशंस हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, वो भी डिलेड। कोई नहीं जाता इन सेशंस को अटेंड करने। आपने सुने कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेशन हो रहा है और चारों चीफ मिनिस्टर्स और एक प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं? नहीं। बेशक केयर टेकर ही हो, बैठे सेशंस करें, पता चले। हमने को ओनरशिप दी है प्रोविंसेस को, लेकिन हमारे प्रोविंसेस को इस पर भी ग्रेवियंसेस हैं। 25% शेयर क्या होता है जी? हमें ज्यादा चाहिए। और जो लास्ट इशू है वो फिर हमारे पास डिलेइंग टेक्टिक्स का है। सेंटर में बैठी एक गवर्नमेंट, प्रोविंसेस में बैठी दूसरी गवर्नमेंट, ये उस वक्त तक फंडिंग को, फर्ज करें इनको चाहिए फंड्स, डिले करते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जब तक के ये कर सकते हैं। So my dear students, these are the issues, these are the challenges of the center and provinces, and this is how you are going to take the complete question. अब अगर सवाल आता है 18th अमेंडमेंट पर, एवोल्यूशन थोड़ी सी बताओगे फेडरेशन की, ठीक है, उसके बाद आपने 18th अमेंडमेंट को बताना है, उसके बाद आप बेशक थोड़ा सा एनएफसी को बता दो, उसके प्रोविजंस लिखने हैं और उसके बाद इश्यूज लिख लेने हैं। सिमिलरली अगर आपके पास सवाल डायरेक्ट एनएफसी पे आ जाता है, तो आप फिर एनएफसी से लेकर चलो और फिर 18th अमेंडमेंट को बीच में रखो और फिर आगे जाकर बाकी इश्यूज को डिस्कस कर दो। वे फॉरवर्ड फिर ये है कि बच्चे एक चार्टर ऑफ सेंटर प्रोविंस रिलेशनशिप होना चाहिए। वे फॉरवर्ड फिर ये है कि जब तक आपकी इलिटरेसी रहेगी और जब तक आपकी एजुकेशनल लेवल पर इन चीजों को नहीं सिखाया जाएगा, तब तक आप बदलाव नहीं ला सकते। वे फॉरवर्ड ये है कि आप टेक्नोक्रेट्स को लाएं इंस्टेड ऑफ द स्पेसिफिक मिनिस्टर्स, और आप ये ग्रेवियंसेस खत्म करने की कोशिश करें। आप एक मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाएं जो मॉनिटरिंग हो, जो सेंटर और प्रोविंस के जितने सेशंस हैं उनको मॉनिटर करे। ठीक है जी। और आप पॉलिटिसाइजेशन से दूर रहें, ये वे फॉरवर्ड हो।
प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, बिल्कुल इशरत हुसैन की बुक है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उसमें, इसमें शक नहीं है। वहां से जरूर पढ़ें, हामिद खान की भी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम लोग भी वहीं से पढ़ के और थोड़ा बहुत अपना नॉलेज इनकलकेट करके आप लोगों को एक टॉपिक डिलीवर कर रहे होते हैं। तो पढ़ें इसको, 2-3 और जगहों से पढ़ें। नो, जोहेल नहीं। आर्टिकल 149 जो है ना, वो फ्रिक्शन नहीं वो करता बच्चे, उसने तो बस एक बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, हम उस पर राजी थे तभी तो पास हुई है अमेंडमेंट। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं उसमें, उसके तनाजुर में नहीं होती, ये बस फंडिंग के और पैसों शैसों के मामलों में होती। यूएस की जो फेडरेशन है ओसामा, दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ठीक है। और उसकी फेडरेशन क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि उन्होंने जो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर की हुई है, उन्होंने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी हुई है, और वो एक्चुअल मीन्स में और रियल मीन्स में दी। हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क है। ब्रेक लें जी, नमाज पढ़ के आए फटाफट, और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई शिल मीट यू आफ्टर 12 मिनट्स इंशाल्लाह। सी यू देन।
अच्छा जी। बच्चे सिर्फ आर्टिकल नंबर भी लिख लें ना तो इट वुड डू जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल नंबर आप लोगों ने लेकिन हाईलाइट करना है, ठीक है ना, मार्कर से लिखना है, सो दैट अब देखें टॉपिक प्रिपेयर करेंगे इतने ज्यादा कोई आर्टिकल्स, और किस मैंने आपको टॉपिक में आर्टिकल्स करवाए हैं, वो सी लॉ वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा इशू होता है कि जी ज्यादा आर्टिकल्स याद कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के, 8 टू लेकर 28 आर्टिकल्स तक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मैम उसको कैटेगोरिकली किस तरह से लेकर चले। आप लोगों को तो मैंने टोटल करवाए ही इतने हैं सिर्फ। ठीक है, बहुत मुबारक हो रेहान, खान साहब हैज बीन रिलीज। अच्छा, छोड़े इस बात को, आ जाए अब हम देखेंगे जी थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी को। अब फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों को हिस्टोरिकली और प्रेजेंटली उसकी बेसिक्स पता है। आपको पता है कि जी हम 4 फेजेस से गुजरे, पहला एक फेज था, फिर दूसरा फेज आया, तो और फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। करवा दूं फॉरेन पॉलिसी या आती है, जल्दी से बताएं। फॉरेन पॉलिसी आती है या मैं करवा दूं? फास्ट फास्ट बताएं, जल्दी से बताएं, शाबाश। अच्छा, फिर इस तरह करते हैं, फिर एक काम करते हैं, अभी टाइम है कम, कल फिर मैं फॉरेन पॉलिसी अगर करवाऊंगी तो मैं हिस्टोरिकली, और फॉरेन पॉलिसी मैं करवाऊंगी अपना डिटर्मिनेंट्स बताकर, प्रिंसिपल्स बताकर, और उसके बाद उसकी फॉर्मुलेशन। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, नहीं वो ब्रीफली फिर फिजा नहीं हो सकता बच्चे, फिर जब तक बेस नहीं बनी हुई, अब आप लोग कह रहे हो कि हमने किसी ने बिल्कुल ही नहीं किया हुआ, तो फिर मैं क्या करूंगी कि जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करने थे ना आपको फॉरेन पॉलिसी के, वो जब तक मैं समझाऊंगी नहीं तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, चले कोई मसला नहीं अली, आई एम हियर, मैं करवा दूंगी बच्चे, टेंशन नहीं लें। चलें एक और टॉपिक करते हैं, बड़े मजे का टॉपिक, बड़ा थेरेटिकल टॉपिक है जिसको हम इंगेज करेंगे अपने 3-4 हेडर्स में। कल मेरी क्लास लास्ट, बिल्कुल कल लास्ट क्लास होगी, और देखते हैं ना, देखते हैं कल की कल, देखते हैं, पहले अब आ जाए। मैं आज स्लो पढ़ा रही हूँ, चलो मैं आज जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ अभी। अच्छा जी, आपने हमेशा ग्लोबलाइजेशन को ना पॉजिटिव टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा होगा, और आपने बड़े ऐसे प्रिपेयर किए होंगे जिसपे आपने इसको ट्रेड के लिए बड़ा अच्छा है, तो इसके लिए बड़ा अच्छा है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। आपने ये कहना होगा कि जी ये हमारे पास जो है तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है टू टीयर डाउन द ट्रेड एंड टू हैव द गुड नेबरिंग रिलेशंस एंड एवरीथिंग। मैं कहती हूँ जी नहीं, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन इज अ थ्रेट टू नेशंस। जब से ग्लोबलाइजेशन आई है, पहले हमारे पास हमारे बॉर्डर्स क्या होते थे, सिक्योर होते थे। अब हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंट होने से मेरी क्या मुराद है कि हमारे बॉर्डर्स पहले इन द टर्म्स ऑफ रिकग्निशन ऑफ टेरिटरीज होते थे। अब हमारे बॉर्डर्स में अंदर जो कुछ चल रहा है ये तमाम दुनिया के लिए विजिबल है। और अब जब हम इस डायलेमा में एंटर हो चुके हैं तो इट इज गोइंग टू स्टे थ्रू आउट विद अस। आई रिपीट कि हमारे पास ये जो डायलेमा है जिसमें हम इंटर हो गए, इट इज गोइंग टू स्टे विद अस थ्रू आउट, क्योंकि वो शिकंजे जिनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, हम इनमें फंस चुके हैं। बजाहिर तो हमारी ट्रेड को टीयर डाउन करने के लिए, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस को बेहतर करने के लिए हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर हुए हैं, और हमने इन ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेकर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। लेकिन बच्चे एक सवाल ये है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास जो वर्ल्ड गवर्नेंस और करप्शन इंडेक्स और जेंडर गैप इंडेक्स, इन नामों से इंटर हो चुके हैं, अब इनको हमारा सारा किया कराया पता है। अब इनको हमारी
तमाम नो हाउ हो चुकी है। अब इनको हमारे मुल्कों में होने वाले तमाम इकदामात का पता है, तमाम पॉलिटिकल सिनेरियोस का पता है। अब इनको हमारी ट्रेड्स का पता है, अब इनको हमारे अलायंसेस का पता है, अब इनको हमारी एम्बार्गोस का पता है। ये वर्ल्ड गवर्नेंस अथॉरिटीज, ये इंस्टीट्यूशंस, ये ग्लोबल गवर्नेंस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस करते क्या है? ये आपके मुल्क में आपको लारा ये देते हैं कि जी हमने आपकी मदद करनी। मदद के नाम पर ये आपकी तमाम कारकर्दगी को एवेलुएट करते हैं। ये आपको फिर जहां पर कारकर्दगी ठीक नहीं है डिक्टेट करते हैं, और ये आपको ऐसी डिक्टेशंस देंगे जो फिर आपने हर सूरत इंप्लीमेंट करनी, क्योंकि आप बैक ऑफ नहीं कर सकते। आपने इनसे मदद ली हुई है, इन रिटर्न ये आपको एवेल्युएशंस एंड डिक्टेशंस दें। तो जी बॉर्डर्स ट्रांसपेरेंट इस तरह से हो गए कि हमारे पास डिक्टेशन, सॉवरेन डिक्टेशंस तो इंटरनली हमारे पास खुद होनी चाहिए थी ना, अब वो आती हैं बाहर से। अब हमारी जो एक एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी थी वो हो चुकी है कॉम्प्रोमाइज्ड। ग्लोबल गवर्नेंस में फिर जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव बिकम द इंडिस्पेंसिबल पीसेस। क्यों? क्योंकि बच्चे, हमने जब आईएमएफ से लोन लिया तो आईएमएफ ने हमें प्रोवाइड किए स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। हमने इनसे लोन लिया, इन्होंने इन रिटर्न हमें क्या कर दिया जी? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स। ये निभाओगे, ये पूरे करोगे, ओनली देन यू विल गेट द न्यू इंस्टॉलमेंट और द नेक्स्ट लोन। ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक कर्जे देगा, लेकिन साथ साथ आपको डिक्टेशंस भी देगा। आप जितनी एड्स लेते हो ये आप अपने आप को एक तरह से महदूद कर देते हो। ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गए हैं जी अब आजकल। आप अगर ग्लोबल गवर्नेंस से दूर हटना चाहते भी हो तो आप नहीं हट सकते। दीज इंस्टीट्यूशंस आर देयर विच आर इंडिस्पेंसिबल पीसेस। दे विल सेट देयर ओन नीड्स, और इनकी नीड्स फिर क्या है? वो 3 टीयर्स पर मुश्तमिल है। ये अब अपने जितने मफादात है ना वो आपको एड्स देकर उसमें फंसाने की कोशिश कर। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिकली ये आपको कहेंगे कि जी आप रखें फ्री मार्केट सिस्टम, डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम। पॉलिटिकली आपके डिसीजंस बाहर से आना शुरू हो जाते हैं, हमारी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाती, इनकी इंटरवेंशंस हमें होती हुई प्रॉपर नजर आती हैं। बीबीसी, सीएनएन, हमारी पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है खान साहब पर, पीएमएलएन पर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये तमाम चीजें हमारे लिए क्या है जी? ये तमाम चीजें वो हैं, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजीम्स है ना, इन्होंने अगर एक तरफ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी मदद की है तो दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें डिक्टेशंस देते हुए एवेलुएट भी किया है। और इनसे अब हम छुटकारा नहीं पा सकते। अब वी आर पार्ट ऑफ दिस थिंग। कल्चरली ये अपने कल्चर को क्या करते हैं जी? ग्लोरीफाई करते हैं। और ये हमें काफी हद तक इफेक्ट कर भी चुका है जी। हमें इंपोर्टेड चीजें चाहिए, हमें लैंग्वेज उनकी चाहिए, हम अपने लोकल कल्चर्स को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। हमने अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपनी लैंग्वेजेस को, अपने एजुकेशनल सिस्टम को, तमाम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब हम इनके शिकंजों में फंसे हैं। इन्होंने आइलेट्स करवाने हैं, इन्होंने फलाना करवाना है, इन्होंने सैट का टेस्ट लेना है, उसके लिए हमारे बच्चे 8वीं 9वीं से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो निकल नहीं सकते बाहर, नहीं निकल सकते।
वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको एड्स की जरूरत थी, जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स की जरूरत थी, ये फाइनेंशियल रिजीम्स एज अ होल अपनी चेन्स ऑफ कमांड लेकर आई हैं और डेवलपिंग कंट्रीज पर आज दिन तक कमांड करती हैं। हमारे पास फिर एक आईआर की बड़ी मजे की थ्योरी है जिसको हम इसी टॉपिक के साथ लिंक कर सकते हैं और आप लोगों ने लिंक करना है। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जल्दी से। थ्योरी है जी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, आईआर का टॉपिक है। वर्ल्ड सिस्टम कहती है कि जी ये तीन तरह के मुल्क होते हैं हमारे पास। एक वो मुल्क होते हैं जिनको हम कहते हैं कोर कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी स्टेबल होती हैं। एक वो कंट्रीज होती हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एटसेट्रा। फिर एक वो कंट्रीज होती हैं जो होती हैं जी सेमी पेरिफेरल। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हमारे पास जो स्ट्रगलिंग फेज में होती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल ब्राजील कह दें, जापान कह दें। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के थ्रू हम देखेंगे कि ये कहां पर शेप हो रहे हैं, बट डेवलपिंग फेज में है। देन वी हैव द पेरिफेरल कंट्रीज। पेरिफेरल कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? वो कंट्रीज वो हैं जहां पर कोई प्रोडक्शन नहीं होती लेकिन रॉ मटेरियल बथेरा प्रेजेंट होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहां पर बहुत स्लो है या नियर टू नन है। रॉ मटेरियल इनके पास बड़ा है, जिसमें हमारे पास साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये तमाम जगह आ जाती हैं। अब गेम क्या होती है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में? जो पावर पॉलिटिक्स चलती है वो किस तरह से चलती है बच्चे? ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये सस्ते दामों पर जाता है कोर कंट्रीज के पास। कोर कंट्रीज के पास लोग हैं विच आर हाईली स्किल्ड पीपल, फंक्शनली स्पेशलाइज्ड पीपल। ये रॉ मटेरियल बहुत कम दामों में कोर कंट्रीज के पास जाता है, और कोर कंट्रीज के पास जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो वो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज पर बेचने में प्राइस को डबल या ट्रिपल कर लेते हैं। अब या पेरिफेरल कंट्री से रॉ मटेरियल सेमी पेरिफेरी के पास जाता है, सेमी पेरिफेरी से कोर के पास जाता है, और कोर से अगेन सेमी पेरिफेरी में आकर जब बिकता है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ टी। सबसे ज्यादा टी की प्रोडक्शन हमारे पास कहां पर होती है जी? पेरिफेरल कंट्रीज में होती है, साउथ अफ्रीका में होती है। किस्म किस्म के बागात हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं जी? मुझे इंपोर्टेड टी चाहिए। इंपोर्टेड कहां से जी? यूनाइटेड स्टेट्स। वहीं पर ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे मेडिसिन बनती हैं, हम कहते हैं वहां पे ऐसा ऐसा लेदर है जिसको हमने माइकल कॉर्स के नाम दे दिए, जिसको हमने लुई विटॉन के नाम दे दिए, और वो हम जैसे लोग ही खरीद रहे हैं। खैर मैं तो नहीं खरीद सकती, वो बड़े महंगे हैं, लेकिन सेमी पेरिफेरल कंट्रीज के ही लोग खरीद रहे हैं। चीप लेबर पर उसको तैयार किया जाता है, रॉ मटेरियल को, और फिर अगेन लाकर सेमी पेरिफेरल कंट्रीज पे बहुत महंगे बेचे जाते हैं। जारा जैसे ब्रांड्स हो गए। तो हाई क्वालिटी अगर डिलीवर हो रही है तो हाई कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी तो हो रही है ना। मैं नहीं करती अली जावेद, मैं इतने पैसे नहीं जाया कर सकती। ठीक है जी। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये कहती है कि ये जो ग्लोबल गवर्नेंस है ना, ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट इस वजह से है क्योंकि आपको तो उसने कोर और पेरिफेरी के चक्कर में फंसा दिए।
वो सिस्टम थ्योरी खुद कह रही है, ये सिस्टम चलता इस तरह से है कि रॉ मटेरियल मुंह मांगे दामों पर, मतलब कि बहुत ही कम दामों पर चीप लेबर के साथ कोर के पास जाता है, कोर उस प्रोडक्ट को रिफाइन करता है, उस पर स्किल अप्लाई करता है, और वो फिर सेमी पेरिफेरल कंट्रीज के पास, उन कंट्रीज के पास जिनमें इंडस्ट्री थोड़ी स्लो है, उन कंट्रीज में जिनमें ये रॉ मटेरियल प्रॉपर रिफाइन नहीं हो सकता, उन पर बेचते हैं। फायदा किसको हो रहा है? सारे का सारा फायदा कोर कंट्रीज को हो रहा है। नुकसान किसका है? आप ये कहें कि रॉ मटेरियल पेरिफेरी से जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल मिलेगा ना, उसके कुछ नहीं, कुछ नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट हैज बीन पेड, वी हैव विटनेस्ड इट। ठीक है जी। यहां पर पॉलिटिकल साइंस की ही टर्म्स में, नाउ वी आर लिंकिंग आईआर विद पॉलिटिकल साइंस, हम थोड़ी सी कार्ल मार्क्स की सरप्लस वैल्यू को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। बच्चे, सरप्लस वैल्यू में मैंने क्या बात की थी? When there is a huge gap going on between two classes, it means the surplus value is going on. तो आप ये विटनेस करो कि कोर कंट्रीज तो पहले से रिच है, लेकिन ये रिचर होती जा रही है, ये पहले से पुअर है लेकिन ये पुअरर होती जा रही। ये दो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में। फॉर फ्री मार्केट्स दे नीड द ओपन बॉर्डर्स, दे नीड टू इम्पोर्ट द गुड्स। हम क्या करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं ना कोर कंट्रीज से गुड्स को, और फिर प्रॉफिट किसके पास जाता है? वो वापस कोर के पास जा रहा है। तो वो जो गैप है, जो वो स्ट्रगल थी जिसको हम खत्म करना चाहते थे, वो तो फिर खत्म ना हुआ ना। फर्दर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, कैसे आपको हेजमनी के अंडर लेकर आती हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द वे ऑफ आईएमएफ या वर्ल्ड गवर्नेंस, वर्ल्ड बैंक, डायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स को करटेल करती हैं। बॉर्डर टेंशन इंक्रीज हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, आप इंटरनेशनली उस चीज को डिस्कस करोगे। न्यू इंपीरियलिज्म एक टर्म है जो यूज होती है आईआर में। इसमें यह है जी कि आप डायरेक्टली किसी को कंपेल नहीं कर सकते हो, किसी पर यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकते, आप ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हो कि वो खुद ब खुद मुल्क कंपेल हो जाता है डिसीजंस लेने के लिए। और डिसीजंस हमेशा आपके जो कंसेंट होगा, जो आपकी तरफ टिल्टेड होगा, वही लिया जाएगा, जिसमें आपका फायदा होगा वही लिया जाएगा। तो ये आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके देते हैं कि जिसके थ्रू आप ये डिसीजंस लेने पर मजबूर हो जाए। So the peripheral countries, they are caught up by the margin that their autonomy is compromised and they are economically dependent upon the core countries. अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी फिर इसी पर डिपेंड करती है। हमारा आउटपुट जो होता है वो एज पर डिमांड होता है। ये लोग फिर हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स देते हैं, ये हमें कहते हैं कि जी आप लिमिटाइज कर दें सोशल वेलफेयर को और हमें दें लोन्स वापस। हम कहते हैं नहीं है पैसे। ये आपको कहते हैं ठीक है, यू शुड रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ये हमारे पास डायरेक्शंस आ रही, यू शुड रिड्यूस द प्रोविडेंट funds. You should reduce the seats of employment. You should privatize as much as possible. You should make people pay heavy taxes to return the loans. You should increase the interest rates. आजकल क्या हो रहा है? पेट्रोल की प्राइसेस देखें, इन तमाम चीजों को लिंक करें, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखें। वो कह रहे हैं भाई मैंने आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम दिया, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको वे फॉरवर्ड बता रहा हूं, बट इन रिटर्न हमें क्या हो रहा है जी? हमें बहुत हैवी प्राइस पे करना। सब्सिडीज डिवैल्यू हो जाता है जी आपका पैसा सब्सिडीज के अप्लाई करने से। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे हम, वो आपसे पूछता है ना, उसने सीएसएस में आपसे ये पूछा हुआ है कि जी कैसे extend to what extent global economic institutions are indispensable pieces of global governance, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी मेंशन करेंगे और उसके साथ साथ इन चीजों को बताएंगे जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया।
फिर वो आपको अगर ये कह दे कि जी एवेलुएट करें कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजीम्स ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेस डेवलप कंट्रीज को किस तरह से गवर्न किया है, तो आपने तब भी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी कार्ल मार्क्स का जिक्र करते हुए, पेरिफेरी सेमी पेरिफेरल का जिक्र करते हुए, तमाम आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का जिक्र करते हुए इस चीज को बताना है और फिर ये भी करना है कि जी वो किस तरह से आपको मजीद आपके बॉर्डर्स में इंटरवेंशन करते हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली। तो जी ये थी आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। कल फिर हम फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। कल फिर हम थोड़ा सा पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये देखेंगे कि कौन सा बेहतर है पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, कल देखेंगे। हमारी अगर लास्ट क्लास ना हुई तो परसों कर लेंगे, इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 30 मिनट्स की एक क्लास लेनी है जिसमें आप लोगों को मैंने पेपर अडेप्टेशन सिखानी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे जी।